बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कहां तक हो गया था? हाँ, इसमें हम लोगों ने सरल यौगिक का निर्माण पढ़ लिया था। सरल यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ यह हम लोगों ने पढ़ लिया था। कैसे हुआ था सरल यौगिकों का निर्माण, एक बार दोहरा देते हैं जो बच्चे आज से जुड़े हुए हैं उनके लिए। देखो बच्चों, सरल यौगिक कैसे बने। हमारे वातावरण में प्राचीन जो उस समय के काल में वातावरण में कार्बन मौजूद था और हाइड्रोजन गैस मौजूद थी। हाइड्रोजन गैस मौजूद थी, इससे बन गया क्या? CH4, मीथेन बन गई। क्या बन गया? मीथेन बन गई। ये ऐसे ही लिखा गया था, ठीक है। हाइड्रोजन मौजूद थी, हाइड्रोजन मौजूद थी। उस दौरान ऑक्सीजन तो मौजूद नहीं थी, ऑक्सीजन बाद में बनी, लेकिन जब ऑक्सीजन आ गई तो क्या बन गया? O2, ठीक है। H2O बन गया, H2O बन गया, ठीक है। H2O क्या चीज है? जल वाष्प। कल बताया गया था आप लोगों को जल वाष्प का निर्माण हुआ। अच्छा, नाइट्रोजन अवेलेबल था, नाइट्रोजन गैस, और हाइड्रोजन अवेलेबल था, ठीक है। नाइट्रोजन अवेलेबल था और तो 2NH3, NH3 बन गया। NH3 क्या चीज है बेटा? अमोनिया। कौन सी गैस है? अमोनिया गैस है, या अमोनिया है। सबको क्लियर सुनाई दे रहा है बेटा? बोर्ड क्लियर दिख रहा है सबको? ठीक है। अमोनिया बन गया। ये सारी चीजें तो बेटा बन गई। इन्हीं को कहते हैं सरल यौगिक। क्या कहते हैं? सरल यौगिक। अब बेटा जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे सरल यौगिकों से बनाए गए जटिल यौगिक। सरल यौगिकों से निर्माण होगा जटिल यौगिकों, जटिल यौगिकों का निर्माण। बेटा जानते हो जटिल यौगिक किसे कहते हैं? अब कल तक यहां तक हो गया था, अब आप लोगों को यहां से लिखना है जटिल यौगिकों का निर्माण। या पूरी हेडिंग ऐसे लिख लीजिएगा, सरल यौगिकों से, सरल यौगिकों से जटिल यौगिकों का निर्माण। सरल यौगिकों से जटिल यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ ये देखते हैं। इस हेडिंग को लिखने से पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये सारी चीजें पाई कहां जा रही हैं? यह सारी चीजें कहां पाई जा रही हैं? तो यह सभी चीजें समुद्र में पाई जाती हैं। समुद्र में पाई जा रही हैं। ये सारी चीजें समुद्र में पाई जा रही हैं। ठीक। अब बच्चों चूंकि ये सभी चीजें समुद्र में पाई जानी है, कभी आप लोगों ने सूप पिया है? कितने लोगों ने सूप को पिया है? सूप पिया है? अरे ऐसा सन्नाटा छा गया। सूप पिया है ना सभी लोगों ने? नहीं पिया है तो थोड़ा देख लेना यूट्यूब जैसी चीजों को, उसमें सूप कैसे बनता है आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हुआ क्या बेटा, ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीजें समुद्र के अंदर पाई जा रही थी। सूप को याद करो, अगर एक बाउल में सूप रख दिया जाए, पानी रख दिया जाए, उसमें टमाटर, उसमें मशरूम, उसमें कॉर्न, उसमें मसाले, उसमें वगैरह वगैरह डाल के खूब उबाल दिया जाए, तो क्या बन जाता है? पानी सूप में बदल जाता है। पानी किस में बदल जाता है? सूप में बदल जाता है, ठीक है। उसी तरह से कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तमाम और भी मटेरियल पानी में मौजूद थे और
क्या हो रहा था, बिजली कड़क रही थी उसके ऊपर, बिजली गिर जा रही थी बार बार, उससे क्या हो रहा था, वह सब किसमें कन्वर्ट हो गया, मीथेन, वाटर और NH3 अमोनिया इत्यादि में कन्वर्ट हो गया। इस स्थिति को ही माने उस दौरान जो समुद्र था उसको कहते हैं हॉट डाइल्यूट सूप के रूप में माना गया, उसको हॉट डाइल्यूट सूप के रूप में माना गया। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे थे ओपेरिन एंड हेल्डन सिद्धांत, उसमें जो हेल्डन है बेटा, जेवियस हेल्डन, उन्होंने उस दौरान के समुद्र को सूप बोला था। क्या बोला था? सूप बोला था, प्रीबायोटिक सूप। यहां लिख लेते हैं, जेवियस हेल्डन ने, जेवीएस हेल्डन ने समुद्र को प्रीबायोटिक सूप कहा था। प्रीबायोटिक सूप कहा था। ठीक है, क्यों कहा था प्रीबायोटिक सूप? क्योंकि जैसे अब आजकल के सूप में सब कुछ पहले से मिला रहता है, फिर उबाल के उसे गाढ़ा कर दिया जाता है, उसी तरह से उस समुद्र में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि मटेरियल पहले से मौजूद थे। बॉयल करने की जो ऊर्जा आ रही थी वो यहाँ से ना करके आकाशीय विद्युत से प्राप्त हो जा रही थी। इसी वजह से जेवियस हेल्डन ने उस दौरान समुद्र को प्रीबायोटिक सूप कहा। क्या कहा? प्रीबायोटिक सूप कहा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? यहाँ मौजूद सभी लोग 8 लोग के आसपास जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को समझ में आया? अजय, अनुदीप, जयगीश, लाली, मधुर, प्रिया, समीक्षा, शालिनी, सुहानी, सभी को? चलो ठीक है। अब कोई पूछेगा कि प्रीबायोटिक सूप क्यों कहा, तत्काल बता देना, ऐसे हाथ करके बता देना उनको कि इसमें सब मिला हुआ है और ऊर्जा आ गई, उबल गया तो क्या हो गया? सूप का। किसने कहा था? ओपेरिन और हेल्डन सिद्धांत में हेल्डन ने ये बात कही थी। हेल्डन ने, जेवियस हेल्डन ने ये बात कही थी। इसको लिख लो स्टार लगा के, स्टार लिखिए बेटा, स्टार लगा के। अब हम बात कर रहे हैं सरल यौगिकों से जटिल यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ। बेटा सरल यौगिक बन गए, मीथेन बन गया, वाटर, अमोनिया इत्यादि बन गए। अब बेटा यह देखो, अगर कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, तो क्या, और ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, तो क्या हम C6H12O6 बना सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? यस सर, बना सकते हैं। C6H12O6 बना सकते हैं कि नहीं? अरे भाई क्यों नहीं बना सकते हैं? 6 कार्बन ले लीजिए, 6 कार्बन ले लीजिए, 12 है, 6 गुना 12 कर लीजिए, 2 3 6 कर लीजिए, जोड़ दीजिए। बैलेंस करने की जरूरत नहीं, एक आइडिया बता रहा हूं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो और ये क्या बन गया? ये है जटिल यौगिक। क्या है ये? जटिल यौगिक। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण देखिए, अगर नाइट्रोजन मौजूद है, कार्बन मौजूद है, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन मौजूद है, तो इससे अमीनो एसिड का निर्माण हो सकता है। अमीनो एसिड, हिंदी में अमीनो एसिड। अमीनो एसिड 11th में आप लोगों को अमीनो एसिड पढ़ाया गया होगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ाया होगा जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो इसको दोहरा दूंगा। ठीक है, आप कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? मधुर बोलो बेटा। बेटा तुमने हैंड रेज किया है, हैंड रेज किया है आपने? अच्छा हटा दो। ठीक है, तो अमीनो एसिड का निर्माण समझ में आ रही बात है?
अब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलकर के प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। अगर हम यहां जोड़ के देखें, कई अमीनो एसिड, अब अम्ल लिखेंगे ना हिंदी में, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल आपस में जुड़ के क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे। बहुत सारे एमिनो एसिड के आपस में जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, मैं यह बता रहा हूं कि कैसे कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था समुद्र में, उससे सरल यौगिक बने, सरल यौगिक से फिर जटिल यौगिक का निर्माण हुआ। तो जटिल यौगिक से जैसे ही आप दुनिया में कहेंगे कि सबसे पहले सरल यौगिक बने हैं, फिर जटिल यौगिक बने हैं, तो तत्काल ही दुनिया वाले कहेंगे कि अच्छा ठीक है, तो कुछ जटिल यौगिकों के नाम बता दो। आप तत्काल बताइए कि अरे भाई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से प्रोटीन बने, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन इत्यादि से मिलकर के न्यूक्लियो प्रोटीन बने, प्रोटीन को मिलाकर न्यूक्लियो प्रोटीन बने। चौथा एक और है, फिर प्रोटीन, प्रोटीन प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फर के मिलने से न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ। न्यूक्लियो प्रोटीन, अगर प्रोटीन हटा देंगे तो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ। पांचवा नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनाए। अब एक एक चीज बताते चल रहा हूं। न्यूक्लिक अम्ल, ये सब किसके उदाहरण है बेटा? ये सब जटिल यौगिकों के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? जटिल यौगिक के उदाहरण है। ठीक, एक बार समराइज कर दूं बेटा। ओपेरिन एंड हेल्डेन ने कहा था कि जीवों की उत्पत्ति समुद्र में हुई है। ठीक, यहां बात समझ में आई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि समुद्र में पहले से कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मौजूद थे, वो आपस में मिलकर के पहले सरल यौगिकों का निर्माण किया, फिर सरल यौगिकों से जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। ठीक, इसी बात को लिख लेते हैं। कहां तक लिखवा दिया गया था बेटा? कोई बता? प्रारंभिक काल में वातावरण अत्यंतकारी था। तब उस वातावरण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अनेक तरह से विद्यमान थे। ठीक है, अब आगे लिख लो बेटा, आगे लिखिए। ओपेरिन तथा हेल्डन ने यह बताया कि ओपेरिन तथा, आज मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं, आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना क्लियर? यहाँ मौजूद सभी लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो, ओके। ओपेरिन तथा हेल्डन ने यह बताया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई है। जीवन की उत्पत्ति के लिए समुद्र में, जीवन की उत्पत्ति के लिए समुद्र में पहले से ही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जीवन की उत्पत्ति के लिए समुद्र में पहले से ही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा बाद में ऑक्सीजन मौजूद थी, तथा बाद में ऑक्सीजन मौजूद थी। इन रासायनिक यौगिकों के मिलने से मीथेन, जलवाष्प तथा अमोनिया जैसे सरल यौगिकों का निर्माण हुआ। इन रासायनिक तत्वों के मिलने से
मीथेन, जलवाष्प, अमोनिया जैसे सरल यौगिकों का निर्माण हुआ। जैसे सरल यौगिकों का निर्माण हुआ। ठीक है, इन सरल यौगिकों के आपस में मिलने से, इन सरल यौगिकों के आपस में मिलने से विभिन्न प्रकार के जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। इन सरल यौगिकों के मिलने से विभिन्न प्रकार के जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। जैसे लिख रहे हैं इतनी तेजी से आप सब? हाँ, मैं फिर से बोल दूं, क्यों छूट तो नहीं रहा किसी का? कंप्लीट हो जाए तो बोलिएगा, मैं बोल दूंगा फिर से। कागज पेन लेकर के प्रॉपर बैठ के रहा करिए बेटा, जैसे बोलूं फटाफट नोट कर लिया करिए। ठीक है, इससे लिखने की स्पीड बनेगी, क्योंकि परीक्षा में तो आप ही को लिखना है। ठीक है, बोले कहां पर लिख दिया? हाँ, इन सरल यौगिकों के मिलने से जटिल यौगिकों, विभिन्न जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, यहाँ अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन। ये वाला पूरा ही लिख लीजिए, ये वाला पूरा ही लिख लीजिए, ये वाला पूरा ही लिख लीजिए। अर्जुन, अर्जुन, अनुदीप, अर्जुन दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। चलो, इसको पूरा नोट कर लेना है। अनुदीप, यस सर। हमारी क्लास में आप सबको थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, मैं थोड़ा पूछते रहता हूँ बीच में सबका नाम लेकर के। यस सर। सो नहीं सकते, ठीक? छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे भी जाएगा, रिकॉर्डिंग तो यहाँ मिल जाएगी, बाकी यूट्यूब पे भी चला जाएगा। यहाँ तक हो गया? यस सर। चलिए, जटिल यौगिकों का निर्माण। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कौन कौन से जटिल यौगिक? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, फिर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड आपस में मिलकर के न्यूक्लियोप्रोटीन बना दिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है ना? अच्छा बच्चों, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलकर के पॉलीसेकेराइड बना देते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड बना देते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आगे की कहानी जानिए, आगे की कहानी, इसको मिटा रहे हैं। ये ओपेरिन हेल्डन का सिद्धांत चल रहा है बच्चा, ठीक है ना? बच्चों, जब प्रोटीन्स का निर्माण हो गया, जब प्रोटीन का निर्माण हो गया, प्रोटीन, कोई पूछे प्रोटीन का निर्माण कैसे है तो बता देंगे कि बहुत सारे अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने से एक चेन बनती है, जिसे हम लोग प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग प्रोटीन, सॉरी बेटा,
नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट अभी लिखवा तो दिया गया, अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड इज इक्वल टू बहुत सारे प्रोटीन बन जाएंगे ना, कई अमीनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब लिखिए, लिख के बोल रहा हूं, प्रोटीन का निर्माण जीवों की उत्पत्ति के चरण में प्रमुख स्थान रखता है। जीवों की उत्पत्ति के चरण में प्रथम स्थान रखता है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब यह हुआ कि जो सबसे अभी तक क्या हुआ, कार्बन मौजूद था, हाइड्रोजन मौजूद था, नाइट्रोजन मौजूद था, ये चुपचाप पड़े हुए थे, ये आपस में मिल करके अमीनो एसिड बना दिए। जब अमीनो एसिड बन गया तो बहुत सारे अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन बना दिए। अब प्रोटीन को माना जाता है जीवों की उत्पत्ति की दिशा में पहला कदम। तो लिखा गया है प्रोटीन का निर्माण जीवों की उत्पत्ति के चरण में प्रथम स्थान रखता है। कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करने लगे, तथा समुद्र में बने हुए, देखो अब हुआ क्या, कुछ एंजाइम प्रोटीन की तरह काम करने लगे, तो समुद्र में न्यूक्लिक एसिड बन चुका था। समुद्र में क्या बन चुका था? न्यूक्लिक एसिड। उसको क्या किया गया, समुद्र में विद्यमान न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड काम करने लगता था। समुद्र में विद्यमान न्यूक्लिक एसिड को आरएनए तथा डीएनए में परिवर्तित कर दिया। आरएनए तथा डीएनए में परिवर्तित कर दिया। बेटा क्या हुआ, देखो घटना क्या है। कुछ नहीं, सबसे पहले एक न्यूक्लिक एसिड लिख लीजिए। न्यूक्लिक एसिड, बेटा इस न्यूक्लिक एसिड में एक एंजाइम काम करेगा, कोई भी एंजाइम करवा दी। एंजाइम की मौजूदगी में ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए में कन्वर्ट हो गया, और फिर ये आरएनए जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा डीएनए में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो जो मैंने पहली लाइन लिखी हुई है कि प्रोटीन जो है जीवों के निर्माण की या उत्पत्ति की दिशा में पहला कदम है, उसका मतलब यह हुआ कि देखो प्रोटीन भी बन गया था सूप में, प्रीबायोटिक सूप यानी कि समुद्र में प्रोटीन भी मौजूद था, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद था, न्यूक्लियोप्रोटीन भी मौजूद था, न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद था। अब ये सब मौजूद है, इसको क्या किया इसने, जो न्यूक्लिक एसिड है इसको क्या किया इन्होंने एंजाइम ने आरएनए में बदल दिया। फिर इस आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम जो कि एक प्रकार का प्रोटीन भी है, उसने फिर किसमें बदल दिया, डीएनए में बदल दिया। तो डीएनए में बदल दिया। यहां तक सबको समझ में आया अर्जुन?
Yes, sir. ठीक, न्यूक्लिक ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को एंजाइम जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है उसने किसमें बदला, आरएनए में, और आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड ने कितने बदला, प्रोटीन में बदल दिया। ये प्रक्रिया हो गई, क्या क्या बन गया, अब आरएनए का निर्माण हो गया और डीएनए का निर्माण हो गया, आरएनए का निर्माण हो गया और डीएनए का निर्माण हो गया। यहां तक सब क्लियर है कहानी। अभी कौन सा स्टोरी चल रही है, ये चल रही है ओपेरिन और हेल्डन का सिद्धांत, ओपेरिन और हेल्डन का सिद्धांत चल रहा है। फिर से एक बार दोहरा लें ओपेरिन हेल्डन के सिद्धांत को। तो क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र में हुई, ठीक है, सबको पता है ना यहाँ मौजूद जितने लोग हैं, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, समुद्र में हुई थी, पॉइंट 1। फिर उसको हेल्डन ने क्या कहा, प्रीबायोटिक सूप कहा। क्यों कहा, क्योंकि उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बाद में ऑक्सीजन उत्पन्न हुई थी, वो भी मौजूद थी उसमें, ये सब मौजूद थी जैसे सूप में मौजूद होता है सारी चीजें, इसीलिए उसको हॉट प्रीबायोटिक सूप कहा। चलो भाई, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से डिफरेंट प्रकार के जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। पहले सरल यौगिक का निर्माण हुआ, फिर उस सरल यौगिक से जटिल यौगिक का निर्माण हुआ। क्लियर है यहाँ तक बात बेटा? ठीक, ठीक है, ठीक ठीक। तो अब जटिल यौगिक का, सरल यौगिक से जटिल यौगिक का निर्माण हुआ। अब जटिल यौगिकों में भी कुछ प्रोटीन जो है एंजाइम की तरह काम करने लगे, कुछ प्रोटीन जो है एंजाइम की तरह काम करने लगे, और वो प्रोटीन जो है जो मौजूद न्यूक्लिक एसिड या एमिनो एसिड जो भी मौजूद थे उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, आरएनए में। तो आरएनए से डीएनए को किसने कन्वर्ट किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है और डीएनए का निर्माण हो गया। यहां तक कहानी सबको क्लियर है? Yes, sir. लाली, Yes, sir. अर्जुन, मधुर, Yes, sir. चल तो अब ये लिख लिया बेटा, ये वाली लाइन उसी के जहां तक मैं बोला था उसके बाद लिख लिया, ये लाइन लिख लीजिए, नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। प्रोटीन का क्या, ठीक है, उसका न्यूक्लिक एसिड यहां तक हो चुका है। अब आगे की कहानी बेटा, बेटा प्रोटीन की सतह पर, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए इत्यादि की सतह पर आवेश पाए जाते हैं, आवेश पाए जाते हैं। प्रोटीन, आरएनए व डीएनए की सतह पर आवेश, आवेश का मतलब चार्ज, आवेश का मतलब क्या होगा, चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये वाले चार्ज, आवेश पाए जाते हैं। अब बेटा आप लोगों को यह पता होगा कि पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आकर्षित होता है ना। अब समुद्र में ऐसा प्रोटीन है जिसकी सतह पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी तरफ दूसरा पॉजिटिव वाला आकर के उससे चिपक जाएगा, पॉजिटिव वाला आकर के उससे चिपक जाएगा। तो क्या हुआ, समुद्र के अंदर अलग अलग चार्ज वाले प्रोटीन मौजूद थे, अलग अलग चार्ज वाले आरएनए मौजूद थे, आकर के आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले गए, एक दूसरे से जुड़ते चले गए। तो लिख लो आगे, अलग अलग आवेश वाले तत्व आपस में जुड़ते चले गए, आवेश वाले तत्व आपस में जुड़ते चले गए जिससे, अब जैसे बेटा हम लोग कुछ चीजें घुलती नहीं, आपस में जुड़ती चली जाती है, पानी में नीचे बैठ जाती है ना, हल्की हल्की गांठें टाइप की बन जाती हैं, उसको छोटे छोटे सर्कल बन गए, उसे माइक्रोस्फीयर कहा गया, जिससे माइक्रोस्फीयर का निर्माण हुआ, जिससे माइक्रो, पहले हिंदी में लिखें, जिससे माइक्रोस्फीयर का निर्माण हुआ, जिससे माइक्रोस्फीयर का निर्माण हुआ, माइक्रोस्फीयर का निर्माण हुआ, जिससे क्या हुआ, माइक्रोस्फीयर का निर्माण हुआ। आप लोग समझ पा रहे हैं? देखिए होता क्या है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी तरफ नेगेटिव वाला ऐसे एक बना दें, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा,
तो इसकी तरफ क्या कौन आकर्षित होगा? नेगेटिव वाले। ठीक है, फिर ऐसे क्या हुआ, बहुत सारे आपस में नेगेटिव आके जुड़ गए, फिर इनके ऊपर फिर से पॉजिटिव आके जुड़ गए, तो एक तरह की गांठ जैसी संरचना बन गई, एक तरह की गांठ जैसी संरचना बन गई, छोटी सी संरचना, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? माइक्रोस्फीयर। ठीक है, माइक्रोस्फीयर का कैसे निर्माण हुआ समझ में आ रहा है आप सबको? अर्जुन, लाली, मधुर, प्रिया, चलो माइक्रोस्फीयर नाम कैसे निर्माण हुआ समझ गए? इस फिगर को ही बना लेना, इस फिगर को बना लो, इसके नीचे लिख लो माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर, ठीक है बेटा। जो माइक्रोस्फीयर शब्द है उसे सबसे पहले दिया था सिडनी फॉक्स नामक वैज्ञानिक ने। लिख लो, आगे लिखते हैं माइक्रोस्फीयर शब्द सर्वप्रथम सिडनी फॉक्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये वही ऑस्ट्रेलिया वाला सिडनी है बेटा, सिडनी फॉक्स, और ये लोमड़ी वाला फॉक्स है, सिडनी फॉक्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो, सिडनी फॉक्स नाम वैज्ञानिक ने दिया था। अब बहुत सारे माइक्रोस्फीयर के आपस में जुड़ने से कोएसरवेट नामक चीज का निर्माण हुआ, या ऐसा कह ले बहुत सारे माइक्रोस्फीयर आपस में जुड़ गए तो कोएसरवेट का निर्माण हुआ। बहुत सारे माइक्रोस्फीयर्स के आपस में जुड़ने से कोएसरवेट, देखना बेटा कैसे लिखते हैं, कोएसरवेट का निर्माण हुआ। दिखाई दे रहा है बेटा? चलिए, बहुत सारे माइक्रोस्फीयर के आपस में जुड़ने से कोएसरवेट का निर्माण हुआ। जो कोएसरवेट शब्द है उसे ओपेरिन ने दिया था। इस शब्द को सर्वप्रथम ओपेरिन ने दिया था, कोएसरवेट। लिख लो, कोएसरवेट शब्द सर्वप्रथम ओपेरिन ने दिया था। शब्द सर्वप्रथम ओपेरिन ने दिया था। ओपेरिन ने दिया था, जिसका हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ओपेरिन एंड हेल्डन। ठीक है, सर्वप्रथम किसने दिया था? ओपेरिन ने दिया था। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, पॉइंट 1, जीवों की उत्पत्ति ओपेरिन और हेल्डन के अनुसार कहां पर हुई थी? अंतरिक्ष में ना? कौन कौन मानता है समुद्र में? मैं तो नहीं मानता समुद्र में। श्योर हो? यस सर। सभी लोग श्योर हैं।
ठीक है, गुड। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न है, माइक्रोस्फीयर शब्द किसने दिया था? दिख तो नहीं रहा? सिडनी फॉक्स ने। आओ, ठीक है, सिडनी फॉक्स ने दिया था। अच्छा, अमीनो एसिड, कई अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? आरएनए, प्रोटीन बनाते हैं, एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ प्रोटीन कैसा बिहेव करने लगे थे? कैसा कार्य करने लगे थे? एंजाइम की तरह काम करने लगे थे। वेरी गुड, एंजाइम की तरह काम करने लगे थे। ये आपको काम क्लियर है। एक और प्रश्न है, कोएसरवेट शब्द किसने दिया था? ओपेरिन ने दिया था। बहुत सारे माइक्रोस्फीयर आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? हाँ अर्जुन, कोएसरवेट बनाते हैं। ठीक, गुड। यहां तक कहानी तक क्लियर। अब आगे कहानी सुनो बेटा। कोएसरवेट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सुनो ध्यान से। माइक्रोस्फीयर के अंदर क्या क्या थे? पहला प्रोटीन था, आरएनए था और डीएनए था। ये तीन चीज तो थी ही। प्रोटीन था, आरएनए, डीएनए था। ठीक, मान लेते हैं ये तीन चीज तो रही होगी, तीन में से दो भी रह सकते हैं, एक भी रह सकता है। माने माइक्रोस्फीयर में ये चीजें तो थी। अब बहुत सारे माइक्रोस्फीयर आपस में जुड़ करके क्या बना दिए? कोएसरवेट बना दिए। अब कहानी कोएसरवेट पे चलती है। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, मैं मिटा रहा हूं, आप लोग उसके नीचे लिखना शुरू करेंगे। कोएसरवेट को अकोशिकीय तथा कोशिकीय जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगा लेना। अकोशिकीय तथा कोशिकीय जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक, अब प्रश्न ये है, मेरे एक दो प्रश्न और हैं आप लोगों से। ठीक है, मैं इसको खत्म करके वो दो प्रश्न लास्ट में जरूर पूछूंगा, आप लोग उसका जवाब देंगे। चलिए, खैर पहला ये बताइए, कोएसरवेट को अकोशिकीय तथा कोशिकीय के बीच की कड़ी माना जाता है, इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, अभी तक क्या हुआ है, सिर्फ माइक्रोस्फीयर बने हैं, माइक्रोस्फीयर आपस में जुड़ के कोएसरवेट बना गई, मतलब कोई कोशिका तो बनी नहीं है अभी तक। एक अकोशिकीय बना है, और कोशिकीय बना है, और कोशिकीय के बीच में कौन आ गया? कोएसरवेट। ऐसे अगर लिख दें, अकोशिकीय जीव, अकोशिकीय, फिर कोएसरवेट, कोएसरवेट, और फिर आ जाएंगे कोशिकीय। कोशिकीय जीव जो ऊपर लिखा है उसी का ये रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है? यही तो ऊपर की लाइन कर रही है। क्यों सभी लोग ये मानते हैं ऊपर की लाइन जो कर रही है उसका ये डायग्राम है, बस सिंपल है। और कोशिकीय के बीच की कड़ी यही है ना, बीच की कड़ी तो यही है कोएसरवेट। अब जरा पीछे चलते हैं बेटा, जरा पीछे सोचिए, कोएसरवेट बना किससे था? कोएसरवेट किससे बना था? माइक्रोस्फीयर से बना था, सिंपल सी बात है। तो अकोशिकीय जीव किसे मानेंगे? माइक्रोस्फीयर को मानेंगे। अकोशिकीय जीव किसको मानेंगे?
ऐसे लिख दे तो सही रहेगा क्या? एक ही तो बात हुई। क्यों? क्योंकि भाई हाँ आप देखो बच्चों, कोएसरवेट का निर्माण किससे हुआ है? तो माइक्रोस्फीयर के आपस में जुड़ने से कोएसरवेट बना। तो हम यहाँ ये नहीं दे रहे कि माइक्रोस्फीयर से कोएसरवेट का निर्माण हो। एक ही बात है, सभी लोग कहेंगे एक ही बात तो है ये, माइक्रोस्फीयर के आपस में जुड़ने से कोएसरवेट का निर्माण हो। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा, यही कह रहा है ये बात। अब हमें यह जानना होगा कि भाई और कोशिकी तो बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है, उसमें कोई कोशिका नहीं, ठीक है, डीएनए आरएनए तो है लेकिन कोई कोशिका नहीं है, चलिए। लेकिन फिर कोशिकीय जीव किसे कहेंगे? कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? लिखा है तो इसका मतलब जानना चाहिए, हर शब्द का कोई ना कोई मायने होगा। आइए देखते हैं कोशिकीय जीव किसे कहेंगे। बेटा ऐसे जीव या ऐसी चीजें जिसमें विभाजन की क्षमता आ जाए, जिसमें विभाजन की क्षमता आ जाए, 1 से 2 बन जाए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 264 ऐसे बनता चला जाए, ठीक, उसको ही हम कोशिका कहेंगे, उसको ही हम कोशिका कहेंगे। क्या ये कोशिका है? नहीं। लेकिन अगर इसमें चार्ज आ जाए, इसमें डीएनए और आरएनए रख दिया जाए तो माइक्रोस्फीयर बन सकता है। बहुत सारे माइक्रोस्फीयर आपस में जुड़ जाएं, बहुत सारे माइक्रोस्फीयर आपस में जुड़ जाए तो ये कोएसरवेट भी मान सकता हूं एक बार। लेकिन कोशिकीय बनने के लिए इसमें होना यह चाहिए कि इसके अंदर का जो डीएनए आरएनए है वो विभाजित करने की उसमें क्षमता आ जाए, और ये 4 ऐसे रहे, 4 और आ जाए, मतलब एक ये है, इससे विभाजित करके एक और निर्माण हो जाए, तो ही हम उसे कोशिका कहेंगे। ऐसी चीजें जिसमें विभाजन की क्षमता आ जाए उसे ही हम कोशिका कहते हैं, उसे ही हम कोशिका कहते हैं। क्लियर है सबको? अब हम क्यों बता रहे थे ये कहानी? चली हाँ बेटा, कुछ पूछना चाह रहे? कुछ देखो बेटा, कोई मन में डाउट मत रखना, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। जहां तक सोच सकते हो वहां तक विज्ञान जा सकता है। हो सके कोई चीज छुट्टी रह गई, तुम लोग वैज्ञानिक बनने वाले हो, तो हो सके कुछ चीजें और निकल के आए बातचीत करने से, बात करिएगा, ठीक है। समझ में आ गई? और अकोशिकीय और कोशिकीय किसे कहते हैं? अकोशिकीय वह सभी चीजें जिसमें डीएनए आरएनए तो था लेकिन विभाजन की क्षमता नहीं थी, उसे अकोशिकीय कहेंगे। और कोशिकीय जीव ऐसी चीजें जिसमें डीएनए आरएनए में विभाजन की क्षमता आ गई और 1 से वह 2 से 4 कोशिका बनने की क्षमता जिसमें आ गई, उसे हम कोशिकीय जीव कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, वीडियो देख के आप लोग इसको लिख लीजिएगा इस तरह करके, ठीक। हम आगे चल रहे हैं। अब कोएसरवेट को अब ये जो कोशिकीय जीव है बच्चों, आगे लिखिएगा, कोशिकीय जीवों में विभाजन की, ऐसा लिखिए, समय के साथ, यहां लिख देते हैं, समय के साथ कोशिकीय जीवों में विभाजन की क्षमता आ गई, या ऐसे नहीं, क्योंकि समय के साथ साथ कोएसरवेट में विभाजन की क्षमता आ गई, विभाजन की क्षमता आ गई, जिससे कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, जिससे कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। जिससे कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? जिससे कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। अब बेटा हम लोग चले कहां से थे? हम लोग चले थे समुद्र के पानी से, जिसे हम हार्ड डाइल्यूट सूप बोला जा रहा था, जिसे जेवियर्स हेल्डन ने डाइल्यूट सूप, प्रीबायोटिक सूप कहा। वहां से चले थे, तब तो कोई सेल नहीं थी, ठीक है, कोई कोशिका ही नहीं थी, कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था। बाद में ऑक्सीजन डेवलप हो गई तो ऑक्सीजन भी आ गई। धीरे धीरे हम लोग कहां पहुंच गए हैं? कोशिकीय जीव पे पहुंच गए, कोशिकीय जीवों पे पहुंच गए हैं। लेकिन अब यह भी सोचने वाली बात है
कि सर क्यों सभी जीवों का निर्माण जल में ही हुआ। प्रश्न हो सकता है आप सबका कि सर क्यों वो सभी जीवों का निर्माण जल में ही हुआ, पहाड़ भी तो थे, वहां क्यों नहीं हो गया? लॉजिक की बात है, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं हुआ? Yes, sir. क्यों नहीं हुआ भाई? देखिए कारण क्या था। पहला कारण है जल जो है सबसे अच्छा घुलनशील है यार, विलेयक है, सबसे अच्छा विलेयक है। एक छोटा सा पॉइंट लिखवा दूं क्या ताकि आप लोगों को याद रहे? ठीक, नोट कर लो बेटा। क्या? एक हेडिंग डालो, क्यों जीवों का विकास जल में ही हुआ। हेडिंग लिखो, क्यों जीवों का विकास जल में ही हुआ। हेडिंग डाल दिया आपने, क्यों जीवों का विकास जल में ही हुआ, कारण क्या था? बेटा पहला कारण है जल जो है लगभग लगभग स्थायी यौगिक है, लगभग स्थायी यौगिक है, लगभग स्थायी यौगिक है। इसका क्या मतलब है बेटा? 4 डिग्री से लेकर के लगभग 90-95 डिग्री तक जब तक बॉयल हो जाए तब तक वो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। द्रव जल जो है हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। पॉइंट बन लीजिए, जल 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 90-95 डिग्री सेल्सियस तक द्रव अवस्था में ही रहता है। तो इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा हुआ बेटा, क्या फायदा हुआ? इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह हुआ बेटा कि कार्बन, हाइड्रोजन यह सब आपस में कब मिल पाएंगे? यह सब तब मिल पाएंगे जब यह द्रव अवस्था में रहेगा, यह सब द्रव अवस्था में रहेगा। अच्छा ये बताइए, किसी को मिलने के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए तो हम लोग मिल पाते थे एक दूसरे से? मिल पाते थे? नहीं मिल पाते थे ना। अगर मान लीजिए द्रव जम जाता, सब लोग वहीं पे अकड़ जाते, तो क्या कार्बन हाइड्रोजन आपस में जुड़ पाते? नहीं जुड़ पाते। तो उसका द्रव में रहने का मतलब कि ट्रांसपोर्ट जारी था, कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आपस में मिल रहा है, बिजली कड़क रही है, सब कुछ चल रहा है। तो 4 डिग्री से लेकर 90 से 95 डिग्री के आसपास तक जल जो है हमेशा द्रव अवस्था में रहता है, नहीं रहता है। एक प्रकार का यह स्थायी यौगिक है। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात है, जल सबसे अच्छा विलेयक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें घुल सकती हैं, ऑक्सीजन घुल सकती है, नाइट्रोजन घुल सकती है, तमाम चीजें इसके अंदर घुल सकती हैं। ऑक्सीजन घुल सकती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, जल सबसे अच्छा विलेयक है। विलेयक का मतलब घोला, जिसके अंदर घोला जा सके, विलेयक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें घोली जा सकती हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट भी बेटा तीसरा पॉइंट, सबसे अच्छी पॉइंट यह है कि जल में जल्दी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जल्दी थोड़े मोड़े परिवर्तन से जल का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। एक लंबे समय तक अगर गर्म किया जाए तब जाके वो गर्म होगा, लंबे समय तक ठंडा किया जाए तब जाके पानी ठंडा होता है। आप लोग ध्यान देते होंगे बच्चों कि अगर 2-4 मिनट 20 मिनट के लिए अगर फ्रिज में रख देते हैं पानी, तो कोई बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं होता है। होता है पानी ठंडा ज्यादा? नहीं, जब तक कि उसे लंबे समय तक न रखा जाए। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए गैस पे रख दिया पानी और उठा लिया,
तो क्या पानी बॉयल हो जाता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न वो जल्दी गर्म होता है और न ही बहुत जल्दी ठंडा होता है। तापमान उसमें देर से गर्म और देर से ठंडा होने की प्रवृत्ति होती है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे जो कोशिकी जीव नया नया जन्म ले रहे थे, एक तो कमजोर से थे, अगर जल्दी गर्म हो जाता तो मर जाते और जल्दी ठंडा हो जाता तो जम जाते, दोनों ही परिस्थिति में जीव नष्ट हो जाते। तो जल में यह सुविधा है कि वह देर से गर्म तथा देर से ठंडा होता है, अतः तापमान इसका सामान्य अवस्था में स्थायी बना रहता है। लिख लो इसको। जल में तापमान जल्दी परिवर्तित नहीं होता है, जल्दी परिवर्तित नहीं होता। जल्दी परिवर्तित नहीं होता है। तो इससे फायदा क्या हुआ भाई? जो कमजोर जीव है वो भी पनप गए, नहीं तो ज्यादा गर्म हो जाता तो उबल खत्म हो जाते और जम जाता तो अकड़ के मर जाते। ये तीन चीजें, ये तीन मुख्य पॉइंट, और भी बहुत सारे पॉइंट, ये तीन मुख्य पॉइंट हैं, इनको पता ही होना चाहिए। इसीलिए जल में जीवों का निर्माण हुआ। ठीक है, मिटा दे इसे। सभी लोग यहाँ मौजूद, सभी लोग मिटा दें। आओ एक साथ सब लोग फटाफट बोला करिए, क्योंकि आप लोग हमारे सामने नहीं है कि एक्सप्रेशन समझ पाएंगे। ऑनलाइन में आप सबका बोलना ही मायने रखेगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ तक चलो ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? लोगों ने माना अच्छा हाँ इसको प्रूव भी किया गया है ना। इन्होंने कहानी खत्म कर दी, इन्होंने ओपेरिन एंड हेल्डन का सिद्धांत तो यही था कि जल में निर्माण हुआ, ये चीज होकर के कोशिकीय जीव तक हम लोग पहुंच गए, यहाँ तक हो गया। लेकिन इसको प्रूफ किसने किया? इसको प्रूफ किया है यूरे और मिलर ने। यूरे और मिलर नामक वैज्ञानिकों ने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, तो अभी यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट लिखवा देते हैं, कैसे यूरे और मिलर ने इसको प्रूफ किया कि ऐसे ऐसी चीजें हुई। ठीक, तो रेडी लिखिए, यूरे और मिलर का प्रयोग, या ऐसे करें ओपेरिन हेल्डन सिद्धांत के पक्ष में यूरे मिलर का प्रयोग। ओपेरिन हेल्डन सिद्धांत के पक्ष में यूरे मिलर का प्रयोग। यूरे मिलर का प्रयोग। ठीक, और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल कहानी यहीं से स्टार्ट होगी।